आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। देखिए, ये सिर्फ एक सल्तनत की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी बुनियाद की जिसने इस पूरे इलाके के भविष्य को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, 300 साल से भी ज्यादा का वक्त, 5 अलग-अलग राजवंश, और इन सब ने दिल्ली से ही शासन किया। ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों का कोई हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कहानी है जिसने गवर्नेंस, कल्चर, आर्किटेक्चर, हर चीज पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन्होंने ये किया कैसे? मतलब वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी, वो कौन से सिस्टम्स थे जिन्होंने इतने बड़े और डाइवर्स साम्राज्य को 320 सालों तक एक साथ जोड़कर रखा। चलिए, आज उन्हीं सिस्टम्स की पड़ताल करते हैं जो उनकी कामयाबी की असली वजह थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत कोई एक सिंगल अटूट हुकूमत नहीं थी। नहीं, असल में ये 5 अलग अलग डायनेस्टीज का एक सिलसिला था, और हर एक ने इस महान साम्राज्य की कहानी में अपना एक खास पन्ना जोड़ा है। तो ये रही वो टाइमलाइन। देखिए, मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, से शुरुआत हुई। फिर आए खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी वंश। कुल मिलाकर 320 साल। मामलुक वंश में सेनापतियों से सुल्तान बने, खिलजियों ने तेजी से साम्राज्य फैलाया, तुगलकों का दौर काफी लंबा और उथल-पुथल भरा रहा, और लोधियों के साथ खैर इस सल्तनत का अंत हुआ। हर दौर ने सल्तनत के कैरेक्टर को एक नया ही रूप दिया। अब जाहिर है कि मिलिट्री पावर तो थी ही, लेकिन सिर्फ तलवार के दम पर कोई साम्राज्य इतने लंबे वक्त तक नहीं टिक सकता। तो इस सल्तनत की लंबी उम्र का राज क्या था? वो था एक बहुत ही कुशल और सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन। असली ताकत उनके शासन करने के तरीके में छिपी थी। तो सिस्टम के सेंटर में कौन था? सुल्तान। पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री, हर तरह की अथॉरिटी उसी के पास थी। मतलब आखिरी फैसला हमेशा सुल्तान का होता था, और ये पूरा शासन शरिया यानी इस्लामिक कानून के हिसाब से चलता था। ये एक हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जिसने सुल्तान को सबसे ऊपर रखा। अच्छा, इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी क्या थी? वो थी इक्ता सिस्टम। इसे सुल्तान इल्तुतमिश ने शुरू किया था। सिस्टम बड़ा सिंपल और असरदार था। बड़े बड़े मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें इक्तादार कहते थे, जमीनें दे दी जाती थीं। अब इन इक्तादारों का काम था उस जमीन से रेवेन्यू वसूलना और बदले में सुल्तान को सैनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देना। इससे हुआ ये कि रेवेन्यू और आर्मी दोनों पर सेंटर का कंट्रोल बना रहा। और ये सिर्फ इक्ता सिस्टम ही नहीं था, एक पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी थी जो दिखाती है कि उनका शासन कितना मैच्योर था। देखिए, ये सिर्फ एक आदमी का राज नहीं था, पूरी टीम थी। वजीर, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह थे, फाइनेंस और रेवेन्यू देखते थे, दीवाने आरिज यानी डिफेंस मिनिस्टर, दीवाने इंशा जो सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन संभालते थे, फिर सदर सुदूर जो इस्लामिक कानून के मंत्री थे, और काजी उल कुज्जर जो जस्टिस मिनिस्टर थे। मतलब हर काम के लिए एक एक्सपर्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो कमाल का था। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे जरूरी होती है, उसकी सेना। दिल्ली सल्तनत ने एक ऐसी जबरदस्त आर्मी बनाई जो बहुत पावरफुल तो थी ही, पर उससे भी जरूरी बात यह थी कि वो सीधे सुल्तान के प्रति वफादार थी, और इसी वजह से सुल्तान की ताकत और भी बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचकर देखिए, एक ऐसी सेना कैसे बनाई जाए जिसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए हो, ना कि किसी लोकल सरदार या एकतादार के लिए। क्योंकि जब ताकत स्थानीय सरदारों के हाथ में होती थी तो विद्रोह का खतरा हमेशा बना रहता था। इस मुश्किल पहेली का एक जबरदस्त हल निकाला अलाउद्दीन खिलजी ने। और खिलजी ने जो किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। देखिए, खिलजी से पहले क्या होता था? आर्मी इक्तादारों पर निर्भर थी, मतलब एक तरह से डिसेंट्रलाइज थी। और खिलजी के बाद एक बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जिसे सीधे सेंटर से कैश में सैलरी मिलती थी। इससे हुआ यह कि आर्मी अब लोकल नोबल्स के बजाय सीधे सुल्तान के प्रति वफादार हो गई। इस एक कदम ने सत्ता को पूरी तरह से सुल्तान के हाथ में ला दिया। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? खिलजी ने 3 बड़े रिफॉर्म्स किए। पहला था दाग सिस्टम, जिसमें घोड़ों को दागा जाता था ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। दूसरा था चेहरा सिस्टम, जिसमें हर सैनिक का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका हुलिया लिखा जाता था, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड। और तीसरा, जो शायद सबसे जबरदस्त था, वो था मार्केट कंट्रोल, यानी जरूरी चीजों की कीमतें फिक्स कर दी गईं ताकि सैनिकों को जो फिक्स कैश सैलरी मिल रही है वो महंगाई की वजह से कम ना पड़े। कमाल का आइडिया था।
तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, मिलिट्री की बात की, लेकिन सल्तनत की विरासत सिर्फ यहीं तक नहीं है। उन्होंने आर्किटेक्चर में भी एक बिल्कुल नई, एक अनोखी स्टाइल को जन्म दिया। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें दिल्ली और उसके आसपास की शानदार इमारतों में जिंदा दिखती है। अब ये स्टाइल थी क्या? असल में ये एक फ्यूजन था, दो अलग अलग कल्चर का एक खूबसूरत संगम। इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स जैसे कि मेहराब, गुंबद, मीनारें, ये सब भारतीय एलिमेंट्स जैसे कमल के फूल का डिज़ाइन इनके साथ मिल गए और इसी मिलाप से जन्म हुआ एक बिल्कुल नई चीज़ का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और मजे की बात यह है कि ये स्टाइल भी वक्त के साथ बदलती रही, इवॉल्व होती रही। जैसे शुरुआती गुलाम वंश ने पुराने हिंदू स्ट्रक्चर्स को ही रीमॉडल किया, फिर खिलजी आए, उन्होंने लाल बलुआ पत्थर से असली मेहराब और गुंबद बनाए। तुगलकों का फोकस ताकत पर था, तो उनकी इमारतें किले जैसी मजबूत होती थी, ग्रे पत्थर और ढलान वाली दीवारों के साथ। और आखिर में लोधियों ने डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल शुरू किया। तुगलक आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण है तुगलकाबाद का किला। इसकी ये ढलान वाली दीवारें देखिए, जिन्हें बेटा वॉल्स कहते हैं। ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, इनका मकसद था किले को मजबूती देना, डिफेंस को और तगड़ा करना। ये पूरी तरह से मिलिट्री इंजीनियरिंग थी। तो हर बड़े साम्राज्य की तरह दिल्ली सल्तनत का भी एक दिन अंत हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सल्तनत भले ही खत्म हो गई, पर उसका असर बहुत बाद तक बना रहा। असल में उसने भारतीय इतिहास के अगले बड़े चैप्टर के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। और वो निर्णायक पल आया 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई। यहां आखिरी लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों हार गया और मारा गया। इस एक लड़ाई ने सिर्फ दिल्ली सल्तनत के 320 साल के राज का अंत नहीं किया, बल्कि भारत में एक नए और शायद इससे भी ज्यादा शानदार मुगल साम्राज्य के उदय का रास्ता खोल दिया। 320 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। और जब सल्तनत का अंत हुआ तो वो अपने पीछे एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ढांचा छोड़ गई। एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा खाका जिसने आने वाले मुगलों के लिए एक मजबूत नींव का काम किया। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सल्तनत तो चली गई, पर क्या साम्राज्य का वो खाका जो उसने तैयार किया था वो सच में मिट गया था? जब हम मुगलों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों को देखते हैं तो ये सोचना लाजमी है कि क्या वो असल में दिल्ली सल्तनत की रखी हुई नींव पर ही एक शानदार इमारत नहीं बना रहे थे? वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वो मिलिट्री रिफॉर्म्स, वो आर्किटेक्चर, ये सब एक ब्लूप्रिंट की तरह थे। एक ऐसी विरासत जो आज भी पत्थरों में और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जिंदा है।